नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आपको बड़ी खबर होली की, जिस तरीके से पूरे देश में उत्साह है, तैयारियां भी चल रही हैं। संभल में हुई हिंसा के बाद ये पहली होली है, लिहाजा संभल में उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। होली और जुमा एक साथ है, ऐसे में प्रशासन के सामने डबल चुनौती है। जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने आज फ्लैग मार्च भी निकाला, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जिले की मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। इस बीच संभल का कार्तिकेय मंदिर में जमकर होली खेली गई। तो वहीं एएसआई की जो टीम है वो रंगाई पुताई के लिए शाही मस्जिद पहुंच चुकी है और वहां पर अपने संरक्षण में रंगाई पुताई का काम करवा रही है। होली को दृष्टि रखते हुए आज फ्लैग मार्च किया गया है। संभल नकाशा क्षेत्र में इस फ्लैग मार्च को किया गया है। यह लगभग 3.5 किलोमीटर वह लंबा रूट है जिसमें कल होली का जुलूस निकलना है। सभी व्यापारियों और लोगों को आश्वस्त किया गया है कि भय रहित होकर होली मनाएं। पुलिस आपके साथ है, किसी भी उपद्रवी से सख्ती से निपटा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कल जो भी जुलूस निकलेगा उसके मार्ग में पड़ने वाले जो मस्जिदें हैं वहाँ पर नमाज पहले से अदा हो जाएगी अथवा पश्चात में अदा होगी। यह सुनिश्चित करके आपसी वार्ता के बाद यह निश्चित कर लिया गया और सभी जगह शांति व्यवस्था स्थापित रहेगी, यह सुनिश्चित किया गया। वहीं संभल में होली को लेकर अलर्ट है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज और नोएडा में भी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्ती की तैयारी है। कोई भी होली के रंग में भंग न डाले, इस वजह से पुलिस ने पूरे तरीके के इंतजाम किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में होली के तहत पेट्रोलिंग जो है वो जारी है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। नोएडा पुलिस ने होली और जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों को अपने अपने त्योहार शांति से मनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व एसपी ने किया और कहा कि होली पर अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली और जुमे को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद रशीद फिरांगी माहली ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 14 मार्च को होली का त्यौहार है और उसी दिन रमज़ान का दूसरा जुमा भी है। लिहाजा इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी करके मसाजिद के टाइमिंग को एक्सटेंड करवाया है और उसी के साथ साथ हमारे हिंदू भाइयों ने कई जगह पर होली के बारात के टाइमिंग में चेंजेस किए हैं। हमें उम्मीद है कि ये दिन दोनों कम्युनिटीज़ अपने अपने मजहबी अक़ीदे के मुताबिक ही मनाएंगे और किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी खलफिशात नहीं होगा और कतई तौर पर कोई भी अफवाहों पे ध्यान न दें और एक अच्छे माहौल में इस दिन को भी मनाया जाए, जिससे कि अपने मुल्क की जो मजहबी रवादारी है, जो कम्युनल हारमनी है, उसका एक अच्छा पैगाम इंटरनेशनल लेवल पर जाए। देखिए, जो लोग इस तरह का विवाद पैदा करना चाहते हैं उनको विवादों से ही उनका प्रेम है। होली साल भर में एक बार आती है और अगर इसको कोई इस बात से डिस्टर्ब करने की कोशिश करे दूसरी बातों से तो मैं समझता हूं इस तरह की सोच से बाज आना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है। इस देश में सभी को अपना पर्व त्योहार मनाने का बहुत छूट है। सभी को अपने अपने ढंग से मनाना चाहिए। और एक बात बहुत अच्छी है कि होली साल भर में एक बार आती है। जो त्योहार साल में 50-52 बार आता है। हाँ वाह बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये हमारी बिटिया है सान्विका, हम इनके साथ भी आज होली मना रहे हैं। अभी तक जितना रंग लगाए यही लगाई है। मैं पूरे दिल्ली को होली की बहुत शुभकामना देता हूं और जो होली वाले होली मनाए, जो जुम्मा वाले जुम्मा मनाए। उत्तर प्रदेश के संभल के कार्तिकेय मंदिर में 46 साल बाद होली खेली गई। भक्तों ने कार्तिकेय मंदिर पहुंचकर गुलाल उड़ाया और एक दूसरे को होली की बधाई दी। पिछले साल दिसंबर में 46 साल बाद कार्तिकेय मंदिर खोला गया था। आज होली के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और धूमधाम से होली मनाई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बहुत अच्छा माहौल है और देखिए आप सब में
में त्योहार मनाने का एक उल्लास जो 40 साल बाद आया है। देखिए, फूलों से और गुलाल से खेल के आपस में एक दूसरे को मिलन करके हम त्योहार को और अच्छा मनाना चाह रहे हैं। और एक सौराठ का सबसे बड़ी एक उदाहरण देना चाहते हैं कि देखो, होली हमेशा प्रेम का ही त्योहार है। दूसरों के प्रति, एक दूसरे के प्रति भाव रखें कि हम दूसरों से कोई गलत भाव नहीं रखते और हमेशा खुशियों की बौछार करने की एक आशा करते हैं। खरगोशसराय एरिया में 40 साल बाद जो हमारा मंदिर जी खुला है, वहाँ पे होली मनाई जा रही है। बड़े हर्षोल्लास से लोग फूलों की और गुलाल की होली मना रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन की बहुत अच्छी सुविधाएं हुई है, जैसे किसी को असुविधा ना हो इसलिए प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है और लोग बड़े हर्षोल्लास से गुलाल से और फूलों से सुबह से होली खेल रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने होली की शुभकामनाएं लोगों को दी और कहा कि सभी एक साथ होली मनाएं। होली का त्योहार है। मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। ये जहां त्योहार रंगों का है, वहीं हम सब मिलकर के एक दूसरे के साथ बैठ करके रंगों का त्योहार मनाते हैं, जो खुशियां लेकर के आता है। गुजियों का त्योहार भी है। हम एक दूसरे का मुंह मीठा कर करके इस त्योहार को मनाते हैं। हमें उम्मीद है कि जो हमारी देश की पहचान रही है, गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों ने हर त्योहार मनाया है। हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार के समय पर जो कारोबार होता है, उससे भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं। हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, पूरा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि शांतिपूर्वक होली का त्योहार जुमे की नमाज के साथ निकल सके। बिल्कुल हो रही है इसकी कोशिश, और चाहे पुलिस मुख्यालय हो या ज़िला स्तर पर जो अधिकारी हैं वो सब इसको सुनिश्चित करने की कोशिश में लगे हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो सभी 75 ज़िलों में फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं, निगरानियां हो रही हैं। लेकिन जो संवेदनशील ज़िले हैं अगर उनको देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप शुरू करिए सहारनपुर से, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मेरठ, इसके बाद आपका रामपुर, संभल, बागपत, बिजनौर, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। काशी, मथुरा, अयोध्या पहले से ही संवेदनशील जिलों की श्रेणी में है। उसके बाद अगर लखनऊ को देखें तो लखनऊ का इतिहास बताता है कि यहाँ इस तरह के माहौल नहीं होता, लेकिन बगल में बाराबंकी है, अयोध्या है, गोंडा है, बहराइच है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लेके मऊ, बनारस, ये ऐसे शहर हैं जहाँ पर प्रशासन ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ इस बार निगरानी कर रहा है। चूँकि जुमे की दूसरी नमाज और होली एक ही दिन पड़ रही है और दिन में जब लोग होली खेलेंगे उस वक्त नमाजी अपने घर से निकलेंगे, इसलिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास दोपहर की जो नमाज होती है वो नमाज होगी और इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। पीस कमेटी की बैठक हुई है। बात करें संभल की, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा केंद्र बिंदु बना है जहां पर जिसकी खूब चर्चा है, वहां पर खासतौर पे एक जो जुलूस निकलता है उस जुलूस को देखते हुए मस्जिदों पे तिरपाल संभल में भी है, सहारनपुर में भी है और कई ऐसे ज़िले हैं, बगल में लखनऊ के बाराबंकी है, वहाँ भी मस्जिदों पर तिरपाल लगाया गया है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई साल पहले से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जब भी होली का अवसर होता है और उस वक्त चूँकि जुलूस निकलते हैं और जुलूस में लोग रंग गुलाल खेलते हैं तो मस्जिदों की दीवारों पर वो रंग ना लगे, इसके एहतियात के तौर पर वो तिरपाल लगाए जाते हैं और इस साल भी लगाया जा रहा है। लेकिन चूँकि पिछले कुछ महीने पहले अगर संभल की बात करें या बहराइच की तो वहाँ हिंसा हुई थी, उस हिंसा को देखते हुए इस बार उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। तो लगातार लखनऊ से लेकर के ज़िला स्तर पर हर जगह इस बात की कोशिश हो रही है। जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनकी बातें दोनों धर्मों के लोग सुनते हैं, उनसे प्रशासन ने अपील की है वो शांति बनाए रखें। अभी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने सुनाया भी कि अखिलेश यादव भी लोगों से शांति से त्यौहार मनाने को कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी अपील करी है। तो हर वो बड़ा चेहरा, हर वो प्रभावशाली चेहरा, चाहे वो बड़े स्तर पे हो या ज़िला स्तर पे या मोहल्ला स्तर पे, प्रशासन उनको साथ ले रहा है, अपील कर रहा है। एनडीटीवी के ज़रिए हम भी लोगों से अपील करेंगे कि त्यौहार सबका है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। त्यौहार में अगर खलल डालेगा कोई भी तो असर सब पर पड़ेगा, हिंदुओं पर भी, मुसलमानों पर भी। तो घर से निकले, त्यौहार मनाए। रंग का भी त्यौहार है और रमज़ान भी है। कुछ दिन बाद ईद में सेवैयाँ खाने को भी मिलेंगी। लेकिन जो हालात हैं उस तरह से
प्रशासन ने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई है कि जिलों में कई जगहों पर ड्रोन से निगरानी अभी से शुरू हो चुकी है। रात में जब होलिका दहन होगा और सुबह होली खेली जाएगी तो ड्रोन के अलावा सीसीटीवी कैमरा की निगरानी हो रही है। पैरामिलिट्री कई जगह पर डिप्यूट की गई है, पुलिस को लगाया गया है, एलआईयू को सक्रिय किया गया है। तो इस तरह के तमाम बंदोबस्त हैं और इन बंदोबस्तों के बीच में कल मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहेंगे, वहाँ भी जुलूस होगा। उसके अलावा लखनऊ में भी जुलूस होगा, संभल में भी होगा, शाहजहांपुर में भी होगा और ऐसे कई शहर हैं जहाँ पर नमाजें भी होंगी और जुलूस भी निकलेगा। तो सब कुछ अच्छे से बीत जाए इसकी कोशिश है और इसी कोशिश के तहत जो सुरक्षा के तमाम उपाय हैं वो सारे उपाय और इंतजाम किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होली के कार्यक्रम में शामिल हुई और उन्होंने कहा कि रमज़ान और होली साथ साथ है, ऐसे में सभी को एक साथ मिलकर सभी त्यौहार मनाने चाहिए। একদিকে দোল আর হোলি एक ही दिन में पड़ा है, साथ साथ में ये महीना रमजान का मंथ भी है। हमारा परंपरा ये है हर आदमी उसका मुताबिक हर आदमी का धर्म को हम रिस्पेक्ट करते हैं। सब मिलजुल के रहना, आपका दिल में जो मनुष्यत्व है, जो मानविकता है, इसका साथ आप दोल भी करिए, आप होली भी बनाइए और देखिए हम लोग को सबको दिल अच्छा हो जाएगा, शरीर भी अच्छा हो जाएगा अगर हमारा दिल कलरफुल हो तो। चलिए, वहीं ममता बनर्जी भले ही कह रही हों कि सभी त्यौहार सबको मिलकर मनाने चाहिए, लेकिन अब पश्चिम बंगाल से एक खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने बीरभूम जिले में शांति निकेतन स्थित प्रसिद्ध जगह सोनाझुरी हाट में होली खेलने पर रोक लगी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि यहाँ पर होली खेलने पर प्रतिबंध पर्यावरण को बचाने के लिए लगाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के वन विभाग के अनुसार शांति निकेतन के सोनाझुरी हाट में होली खेलने से वन क्षेत्र में हरियाली को नुकसान पहुंचने की आशंका है, इसी वजह से यहां पर होली खेलने में रोक लगाई गई है। बता दें कि शांति निकेतन की होली बहुत प्रसिद्ध है, इसे स्थानीय भाषा में डोलजा यात्रा कहते हैं। सोनाझुरी में होली मनाने पर रोक लगाने से बीजेपी को खासा इस पर उन्होंने ऐतराज़ जताया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तुष्टीकरण की राजनीति करार दी है। पहले बार बंगाल में हो रहा है, पहले बार होली दोल पूर्णिमा में इस तरीके से नहीं होता। ये लोग की ममता बनर्जी का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही विभाजन का राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। वहीं शांति निकेतन में अगर ये रोक लगती है, उस पर क्या दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं, ज़रा ये भी आपको बता दें। टीएमसी की दलील और बीजेपी की दलील क्या है, ये आप देख रहे हैं। पर्यावरण को नुकसान होगा ऐसा ममता बनर्जी सरकार कह रही है, बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है। वन्य क्षेत्र ग्रीन बेल्ट को नुकसान होगा, थानों में होली के खिलाफ बैठक की जा रही है, ऐसा टीएमसी का बीजेपी का आरोप है। वहीं देश भर में होली की, चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आज शाम 6 बजे होली के रंग में भंग क्यों, देखना ना भूलिए हमारी सहयोगी मारिया शकील के साथ। देश भर में होली की रौनक देखने को मिल रही है। अलग अलग शहरों से रंगों की खूबसूरती तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं कई लोग नाच गाकर होली का जश्न मना रहे। वृंदावन, संभल, वाराणसी, जैसलमेर, अयोध्या, लखनऊ की ये तस्वीरें ज़रा देखिए, कैसे होली का आनंद लिया जा रहा है। वहीं नेताओं पर भी होली का रंग चढ़ा हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वहीं उनके साथ साथ अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राजस्थान दिया कुमारी आज होली के रंगों में रंगे नजर आए।
हिमाचल में मंडी से भी होली के जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, वो जम्मू में भारतीय जवान जो हैं वो होली खेलते नज़र आ रहे हैं। बीएसएफ की ये तस्वीरें आप देख रही हैं, जहां पर जो महिला सैनिक हैं, पुरुष सैनिक हैं, वो सब होली के रंगों में नज़र आ रहे हैं। पूरे ब्रिज में होली की धूम है, हर रंग यहाँ पर दिखर रहा है। अबीर, गुलाल, उत्साह सब यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जमकर गुलाल और पिचकारी के साथ होली खेली जा रही है। वहाँ दूर दूर से श्रद्धालु विशेष होली खेलने के लिए आते हैं। यह ब्रज की होली के रंग है। यहाँ पर हर भक्त ठाकुर जी के रंग में रंगना चाहता है। मैं हूँ इस वक्त बांके बिहारी मंदिर में। आप देखेंगे यहाँ पर गुलाल और अबीर पिचकारी के साथ होली हो रही है और जो सेवायत हैं बांके बिहारी मंदिर के, वो भक्तों पर गुलाल उड़ा रहे हैं। आप देखेंगे पूरा जो मंदिर है वो रंग में रंगा हुआ है। गुलाल की बरसात हो रही है, पिचकारी चल रही है और जिधर आप देखेंगे उधर जो श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं जो इस होली का आनंद ले रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ की होली बड़ी विशेष होती है। हर वक्त चाहता है कि मैं ठाकुर जी के, भगवान बांके बिहारी जी के रंग में रंग जाऊं। यहाँ पर भक्त हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे, क्या नाम है आपका? भावना। कहाँ से आप आए? दिल्ली से। कैसा लग रहा है होली खेल? अच्छा, ऐसा कि पहले कभी ऐसा नहीं था, ये मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत। राधे राधे। आप बताइए, आपने खेली होली? हाँ, मैंने भी होली खेली है। हम अहमदाबाद से आए हुए हैं। अहमदाबाद से आए, बहुत अच्छी होली है बांके बिहारी। कहाँ से आप आई हैं? हम वृंदावन में ही रहते हैं। राधे राधे। वृंदावन में रहते हैं, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है हमको। कुछ हो जाए यहाँ पर भजन कुछ वगैरह? आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, अपने घर से निकले कोई 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 काली रे रसिया, कोई 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 रे रसिया, होली रे रसिया, बांके बिहारी लाल की जय। देखिए, आज ब्रज में होली रे रसिया, ऐसी होली का आनंद लेने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखेंगे बांके बिहारी मंदिर का ये दृश्य है, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आनंद में है हर वक्त और इसी रंग में चाहते हैं कि मैं ठाकुर जी के रंग में, बांके बिहारी जी के रंग में रंग जाऊं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से मैं सौरभ गौतम, एनडीटीवी इंडिया। दुनिया में हमारे विश्वविद्यालय किस गिनती में आते हैं? उनकी गुणवत्ता क्या? उन्हें दुनिया के वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट में माना जाता है, नहीं माना जाता है? हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों को लेकर दुनिया की जो सबसे प्रामाणिक रैंकिंग मानी जाती है, जिसमें आईआईटीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो पहले 200 स्थानों में हम कहीं पर भी नहीं। बेशक आईआईटीज़ की अपनी स्थिति पहले से बेहतर हुई है और अब 100 संस्थान में वो आने लगे हैं, यानी कि पहले टॉप 100 में पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी जो स्थिति है उससे पता चलता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम विकसित देशों की ही नहीं, चीन आदि से भी काफ़ी अभी पीछे हैं। तो क्यूएस रैंकिंग में
कहां हम खड़े होते हैं जरा उसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। क्यूएस रैंकिंग में 1500 उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है। इसमें 197 संस्थान अमेरिका के हैं, 90 ब्रिटेन के हैं, 71 चीन के हैं। भारत के बस 15 संस्थान इसमें शामिल हैं। लेकिन 15 संस्थानों में भी अगर, क्योंकि 1500 संस्थानों का पूरा लिस्ट है, उसमें अगर टॉप 100 की बात करें, यानी कि पहले 100 की अगर बात करें, तो इसमें भारत की कोई स्थिति दिखती नहीं है। स्थिति ये है कि पहले 100 संस्थानों में एक भी भारतीय संस्थान नहीं है। पहले 200 संस्थानों में बस 2 भारतीय जो विश्वविद्यालय जिनको आप कह सकते हैं वो हैं। 118वें नंबर पर आईआईटी बॉम्बे है और 150वें नंबर पर आईआईटी दिल्ली है। बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज 211वें नंबर पर है। आईआईटी खड़गपुर 222वें नंबर पर है। आईआईटी मद्रास 227 नंबर पर है। यानी कि पहले 100 में हम दिखते भी नहीं हैं। भारत के जिन संस्थानों को जगह मिली है उनमें आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईसी बेंगलुरु है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, कानपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, अन्ना विश्वविद्यालय, आईआईटी इंदौर, आईआईटी वाराणसी, जेएनयू, शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ये सब 1500 में इनको जगह मिली है। ये लिस्ट बताती है कि दुनिया के बड़े संस्थानों में ज़्यादातर हमारी आईआईटी हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि पहले से हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। अलग अलग विषयों में टॉप 50 विश्वविद्यालयों की सूची में हमारे 12 संस्थान हैं। फिर भी हमारे विश्वविद्यालय क्यों और कहां पीछे रह जाते हैं, ये एक सोचने की बात है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विनय पाठक जुड़ रहे हैं, वाइस चांसलर हैं CSJM विश्वविद्यालय के, और हमारे साथ डॉक्टर सुशील पांडे भी जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं, BBAU हिस्ट्री में पढ़ाते हैं यहाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पाठक साहब, डॉक्टर पाठक, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि हम और सारी जो भारत के ऊपर बात करते हैं और हम इतनी सारी चीज़ें कहते हैं कि देखिए कैसे आगे चीज़ों में बढ़ा जा रहा है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट्स अभी भी विश्व के मापदंडों पर खरे क्यों नहीं उतरते, ये एक बड़ा सवाल है सर। आपने जो आज प्रश्न किया और जब आज के प्रोग्राम में ये ग्लोबल रैंकिंग की बात आ रही है और क्यूएस ने अभी सब्जेक्ट वाइज ग्लोबल रैंकिंग डाली है, तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, शायद बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता है कि जो इस बार हमारी रैंकिंग्स आई हैं, मतलब जो सब्जेक्ट रैंकिंग्स आई है हमारी, उसमें हमने 9% स्विंग किया है, हम ऊपर आए हैं, जो डेटा आ रहा है। और हमने बहुत सारे सब्जेक्ट में, जैसे एआई और डेटा साइंस है, हम ग्लोबली रैंक कर रहे हैं। ये एक सही बात है कि पीछे हम क्यूएस रैंकिंग में पीछे थे, लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि हमारी पढ़ाई कमजोर है। उसका केवल एक ही रीजन है कि जिस तरह से क्यूएस रैंकिंग होती है उस तरीके के हमारे ओरिजिनल इंस्टीट्यूट नहीं खोले हैं। जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे आईआईटीज हैं, वो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन वो केवल इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं। जब रैंकिंग होती है तो उसमें ये होता है आपके कितने सब्जेक्ट हैं, जबकि वर्ल्ड के सारे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी लेवल के, उसमें रैंक इंजीनियरिंग होता है, मेडिकल साइंस होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है। फिर वो करते हैं कि भाई हमारे पास कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास कितनी इंटरनेशनल फैकल्टी है। तो अभी हमने अपने इंस्टीट्यूट्स को धीमे धीमे खोलना शुरू किया है, क्योंकि आईआईटीज हमारे केवल इंडियन स्टूडेंट्स ही जाते हैं। हमने फैकल्टी केवल अपने यहाँ की ली, अभी हमने वर्ल्ड से फैकल्टी नहीं मांगी है। तो इस बार जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स आ रही हैं, इनफैक्ट जो एशिया की रैंकिंग आई थी अभी क्यूएस एशिया के पीछे, उसमें हमने चाइना से ज्यादा बढ़ा है। इस बार हम 533 नई एंट्रीज करी है हम लोगों ने जी। हमारा ISM धनबाद जो मिनरल और माइंस का है वो भी आगे आया है। तो हम धीमे धीमे उन इंस्टीट्यूट्स की जो रैंकिंग है, क्योंकि अभी आप ये देखेंगे कि जो रैंकिंग होता है वो वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग हो रही है जी। हमारे जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वो अभी मल्टी डायमेंशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, वो बन रहे हैं धीमे धीमे, यानी कि स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास, और उनका अगर स्टैंड अलोन देखें तो स्पेशली इंस्टीट्यूट पहले हमारे पास थे। धीमे धीमे हमने रैंकिंग के जो फ्रेमवर्क है उनको समझा है और हम बहुत तेजी से
हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, उम्मीद हम है लोग कि इसी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए बढ़ बहुत रहे हैं। जल्दी हम अब देखेंगे अपनी यूनिवर्सिटीज पहले 100 में, पहले 50 में पहुंचेंगी। लेकिन डॉक्टर सुशील पांडे, तो क्या, जैसे डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे, तो क्या क्या अभी हमें और करने की आवश्यकता है? नहीं है ये समझ में आ गया, क्यों नहीं है ये भी समझ में आया। तो अब क्या हमें अपने फ्रेमवर्क में बदलने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं, चाहते हैं कि वहां जाके पढ़े, वैसा माहौल हम भी दे सकें, बाहर से दुनिया के टैलेंट को हम अट्रैक्ट कर सकें? हाँ जी, देखिए अंकित जी, अभी तक दो मूलभूत समस्याएं थी। पहली समस्या थी कि भारत में जो औपनिवेशिक शासन था, लंबे समय तक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने हम भारतीयों को हमेशा ऐसा बनाने का प्रयास किया कि हम केवल औपचारिक शिक्षा प्राप्त करें। आज हम आजादी के अमृत काल में हैं और अब जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है, उस पर पूरा जोर दिया गया है कि हम कैसे भारतीयता के मूल्यों के आधार पर हम अपनी परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली थी, कैसे उस पर जोर देकर सीखने की पद्धति को और जो शोध की हमारी पद्धति है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और अभी अंकित जी देखिए, ये जो कॉलोनियल माइंडसेट था, उससे जब हम बाहर निकल रहे हैं ऐसी औपनिवेशिक मानसिकता से, तो हमारी रैंकिंग लगातार बढ़ रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण अंकित जी विषय इस पर था कि हमारा अभी तक का जो बजट का प्रावधान था, वो उच्च शिक्षा पर काफी कम होता था, लेकिन उधर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस साल के बजट में आप देखें तो हमारे लिए उच्च शिक्षा में काफी बजट की बढ़ोतरी की गई है और प्रधानमंत्री जी का भी जो लगातार इस पर जोर है, खासतौर पर उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना जैसी जो योजनाएं आई हैं, इसका उद्देश्य है कि कैसे हम शोध को बढ़ावा दें। और अब देखिए, तीसरी महत्वपूर्ण बात है जी, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें जोर दिया जा रहा है नवाचार पर, इनोवेशन पर, ठीक है, और खासतौर पे जिस पे सबसे ज्यादा जोर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। जी। कैसे डॉक्टर विनय हमारी, पाठक जी, जो नई योजनाएं आ रही हैं खासतौर पर देखिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर पाठक, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि ये जैसे आप बता रहे थे कि अब उसमें थोड़ा मापदंड समझ में आ रहा है, उसके अंदर बदलाव भी रुका है जब भारतीयता के मूल्यों को बढ़ावा दिया जाने लगा है। सर, भारतीयता के मूल्यों को बढ़ावा देने की बात, मतलब दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा डॉक्टर पाठक आपसे कि ये जो हम अभी भी देख रहे हैं कि जैसे पहले भी जो इंस्टीट्यूट हमारे अच्छे कर रहे थे, यानी कि आईआईटीज की अगर बात करें, उसमें भी हमारे जो 4-5 आईआईटी जो हमेशा से टॉप पे रहे हैं, वो आईआईटीज हो या बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज हो, ये सब जो इंस्टीट्यूट हैं ये लगातार, चाहे 200 में हो, चाहे 100 में हो, चाहे स्पेशलाइज रैंकिंग में, जो सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में हो, उनमें ये हमेशा कॉन्स्टेंटली दिखाई पड़ते हैं। क्या नए यूनिवर्सिटीज और नई जगह से और भी हमारे ऐसे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन रैंकिंग्स में अब आपको आते दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारा ग्लोबल रैंकिंग है उसके 4-5 मेन पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर है कि रिसर्च पे बहुत ज्यादा उनका फोकस है, रिसर्च और साइटेशंस पे। तो जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी रिसर्च वास्तव में अच्छी है, लेकिन अभी बाकी हम लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियोज की बात होती है, उनके साइटेशंस की बात होती है, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात होती है, डाइवर्सिटी ऑफ फैकल्टी की बात होती है, इक्विटी की बात होती है, सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। ये सब पैरामीटर्स हैं जो कीवेस वर्ल्ड रैंकिंग के हैं। आपको पहले ही पता है कि जो हमारे और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो आगे हैं, वो उनका 50-60 ईयर का स्टैंडिंग है। पर हाल में हमारे और भी नए इंस्टीट्यूट्स, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी आगे आ रहे हैं। जैसे इस बार आप अभी सब्जेक्ट रैंकिंग में देखें तो बिट्स पिलानी आगे आ रहा है। बिट्स पिलानी एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसने बहुत बड़ी जंप लगाई है। और कई ऐसे, इस बार आईएसएम धनबाद को आप मिनरल और माइनिंग में देख रहे हैं, क्योंकि ये सब 200 में धीमे धीमे नीचे से आ रहे हैं। लेकिन सब्जेक्ट रैंकिंग्स में जैसे एआई डेटा साइंस है, तो हम 74th 100 में, हम 74th रैंक पे आ रहे हैं। हमारी कई आईआईटीज 100 के अंदर आ रही हैं एआई और डेटा साइंस में। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि ये बात सही है कि चाइना और साउथ एशिया भी तेजी से आगे बढ़े हैं। उन लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट्स को आगे किया। अगर मैं ये बोलूं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं और वो लोग नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी हमसे बहुत तेज और टफ कंपटीशन किया है चाइना ने पिछले 20 साल में, लेकिन वो हमारे लिए एक मापदंड है कि हम उनसे आगे कैसे बढ़े, हम उनको आगे कैसे करें। और अभी नए इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, ये बात सही है।
और ये तो सही है ही है कि हमको ग्लोबल कंपटीशन में आने के लिए हम जिस जगह पे हैं हमें उससे बहुत आगे प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं पता है कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं पर हमसे जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हाल में अगर आप पिछले 10 सालों में देखें तो साउथ एशिया में, सिंगापुर में, हांगकांग में, चाइना में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आई हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ी है रैंकिंग में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे आप बता रहे थे बहुत अच्छे से डॉक्टर पाठक आपने ये एक्सप्लेन किया कि देखिए बेहतर हो रहा है लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसके पैरामीटर्स को समझकर अपने इंस्टीट्यूट्स को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, और क्योंकि वर्ल्ड स्टेज पर ये सिर्फ एक दर्शाता है कि देखिए कितने ज़्यादा आपके वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स में किसी भी देश के अंदर जितने ज़्यादा होंगे उतना आपका ही स्तर जो है दुनिया में बढ़ेगा। आपके जो छात्र हैं उन्हें और ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि धीरे धीरे भारत जैसे और देशों की बात करी जाती है एक एजुकेशन हब के तौर पर, भारत भी एक वैसे बड़े एजुकेशन हब के तौर पर उभरे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 15 फरवरी को महाकुंभ के दौरान भारी भीड़ के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी, जिसके कारण 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना से सबक लेते हुए रेलवे प्रशासन ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए दिल्ली मंडल में आने वाली 6 स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए मिनी कंट्रोल रूम बनाए हैं। इस मिनी कंट्रोल रूम के जरिए पूरे स्टेशन की निगरानी की जा रही है। नए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाए गए मिनी कंट्रोल रूम का हाल हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने देखा, आपको दिखाते हैं। होली को लेकर जो लोग घर जाने के लिए निकले हैं वो लोग स्टेशन में पहुंचे, और स्टेशन पे जो नई दिल्ली का स्टेशन है वहाँ पे क्या हाल है वो आपको दिखाते हैं। ये नई दिल्ली का प्लेटफॉर्म नंबर 16 का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रस्सी लगाई गई है जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। और सामने ये होली स्पेशल ट्रेन है, करीब 400 से अधिक जो है होली स्पेशल ट्रेन उत्तर रेलवे चला रहा है इस बार होली के पर्व को लेकर, ताकि लोग बेहतर तरीके से अपने घर को पहुंच सकें। और यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से सुरक्षा से लेके तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं वो तैनात हैं, लोगों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, और लोगों को लाइन लगाकर ही यहाँ पर जो है ट्रेन में घुसाया जा रहा है। जिसको जहाँ जाना है उसके बारे में बताया जा रहा है, उन्हीं ट्रेनों पर चढ़ाया जा रहा है। और ये देखिए प्लेटफॉर्म की स्थिति है, हालांकि समय ढलने के साथ ये समय बढ़ेगा जो है और यहाँ भीड़ हो जाएगी, लेकिन अभी की जो आपको तस्वीर है वो हम दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो स्टेशन पर पहुँच गए हैं, और सब कल जो होली का त्यौहार है उसको मनाने के लिए निकले हैं, सब अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 है इस पर मैक्सिमम जो होली स्पेशल ट्रेन है और जो पॉपुलर ट्रेन है, चाहे बिहार संपर्क क्रांति हो या प्रयाग एक्सप्रेस जैसी तमाम जो बड़ी ट्रेन है उनको यहाँ से ही संचालित की जा रही है। और हर प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी और सुविधा दोनों का जो है रेलवे ने ध्यान रखने की पूरी कोशिश की है, और ये प्रयास किया है कि किसी भी तरीके से अब भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि हाल ही में अभी महाकुंभ के दौरान जो है नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हुई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, तो उससे रेलवे ने सबक लिया है और ये कोशिश की है कि इस बार इस पर्व को बेहतर तरीके से निपटाया जा सके, किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। और यही वजह है कि रेलवे तमाम स्तर पर अपनी उसने तैयारी कर रखी है। आप देख सकते हैं कि हर जो बोगी है उसके बाहर जो है आरपीएफ के जवान तैनात हैं, लगातार वो सीटी बजाकर लोगों को बता रहे हैं कि आप अंदर बैठिए, और किसको किसको जो है जहां जाना है, जिसको जहां जाना है बता रहे कि आपको यही ट्रेन जाना है या आपको कोई अन्य ट्रेन मिलेगी। तो हर स्तर पर जो है तैयारी की गई है। हम कुछ जो यात्री हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या अनुभव है यहाँ को लेकर, जो है कि जो रेलवे ने व्यवस्थाएँ दी है उस पर उनका क्या कहना है। दादा क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा। कहाँ जा रहे हैं? जाना है हमको सिवान जाना है। सिवान होली के लिए? हाँ होली के लिए। इंतजाम सही है? ठीक है, जो अभी गवर्नमेंट कर रही है ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? छपरा जा रहे हैं गांव। होली के लिए? जी बिल्कुल। अकेले कि परिवार के साथ? नहीं, हमारे दोस्त है साथ में। साफ सफाई ठीक है? हाँ साफ सफाई ठीक है, पहले से कुछ बेटर दिख रहा है। कुछ बेटर दिख रहा है जी। क्या नाम भैया आपका? प्रकाश कुमार सिंह। साथ में जा रहे हैं जी। इंतजाम ठीक लग रहा है? ठीक है बिल्कुल, पहले से तो बेहतर ही है। इंतजाम तो सही है, पहले से बेहतर है। हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। भीड़ को नियंत्रित करने में सफल हो रही है? हाँ सफल हो रही है। और ट्रेन में सही सब चल रही है? ट्रेन अभी 2 घंटा लेट चल रही है तो सही नहीं है। अच्छा, टाइमिंग में थोड़ा गड़बड़ी है। चलिए वहीं पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भगवान के लिए मुसलमानों के बनाए पोशाक पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान को खारिज कर दिया गया है।
इस मुद्दे पर बांके बिहारी मंदिर के पुजारी ज्ञानेंद्र गोस्वामी से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ गौतम ने। हमारे साथ हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत ज्ञानेंद्र गोस्वामी जी। आइए इनसे बात करते। गोसाई जी, बताइए कि जो आपको ज्ञापन मिला था, क्या ज्ञापन था? ये दिनेश शर्मा जी और हिंदू संगठन के कुछ लोग आए थे मंदिर पे, ज्ञापन दिया था कि मुसलमानों से जो है पोशाक ना सिलवाई जाए, ना बनवाई जाए। तो उसके लिए उनका ज्ञापन ले लिया। ज्ञापन कोई भी दे सकता है, ज्ञापन हमने स्वीकार किया, पर ज्ञापन को अमल में आने के लिए हम लोगों को सक्षमता नहीं है कि इतने सबरे कौन कहाँ पे से आ रहा है, कौन भगत कहाँ से लेके आ रहा है, कोई कलकत्ते से, कोई जयपुर से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई कहीं से। तो इतना संभव नहीं है कि सबको देखा जाए कि कहाँ से कौन सी आ रही है, कौन पोशाक कौन सिल रहा है, ये सब तो नहीं है। परंतु केवल एक थोड़ा सा हमारे उनकी बात कुछ समझ में आई थी, तो हमने उसके अंतर्गत में कहा कि अगर शुद्धता से, अगर उन्होंने जैसे हमको बतलाया कि ये ना करें, तो हमारा केवल ये है कि शुद्धता से अगर पोशाक बन के आती है तो ठाकुर जी को अर्पण होगी, और कुछ ना कुछ अशुद्धता से कहीं से आई होगी, जब उनके हृदय में ये बीज उत्पन्न हुआ होगा तब वो ज्ञापन देने आए। ये सब हरि की इच्छा हो सकती है, बिना उनकी इच्छा के बिना तो ये सब संभव नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी की पोशाक जो है आज से नहीं, पीछे से भी मुसलमान, हिंदू सभी लोग जो है बना रहे हैं और ठाकुर जी को अर्पण हो रही है। और बनारस में भी देखें तो जो जितनी भी रुद्राक्ष की माला है, जिससे भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है या वो होता है, अभिषेक होता है, तो वो जो माला है वो भी सब जो है वो मुसलमान ही पोरे। तो ठाकुर जी की श्री धाम वृंदावन में जो तुलसी की माला है, उनको भी जो है वो मुसलमान ही ज़्यादातर पूरे हैं। ऐसा सोई नहीं कि ठाकुर जी की कि ये होना चाहिए, जो नहीं, बस अपना भी हमारा ये है कि अगर वो जो पोशाक वगैरह सिल रहे हैं तो उसको वो थोड़ा शुद्धता से सिलें। हमारा किसी संप्रदाय से मना करने का वो नहीं है कि ये मुसलमान नहीं सिलेगी, वो सिले। ये सब चीज़ के काम हम नहीं कर पा सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दो को देख लेंगे, हम किसी एक आध दो हिंदू को पकड़ा देंगे। परंतु आप बोले कि सबरे उसका ठाकुर जी की पोशाक के लिए सब जगह जाके देखिए तो कोई भी ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए तो गवर्नमेंट अगर उसमें आती है और गवर्नमेंट किसी चीज़ पर पाबंदी लगाती है तो वो गवर्नमेंट का अपना वो है सोच समझ, उसके लिए हम नहीं बोल सकते हैं। परंतु किसी संप्रदाय के लिए हम मना कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। आमिर खान बॉलीवुड के बड़े अभिनेता कल यानी कि 14 मार्च को 60वां जन्मदिन मनाएंगे। उनके जन्मदिन से पहले शाहरुख खान और सलमान खान बुधवार शाम को उनके मुंबई स्थित घर पर उनसे मिलने पहुंचे। आमिर खान ने अपने करियर की शुरुआत 80 के दशक में की थी। अब आमिर खान शुक्रवार को होली के दिन अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। आमिर खान ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। आमिर खान की 2017 में आई फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। हालांकि आमिर खान बीते कुछ सालों में फिल्मों से दूर रहे हैं, लेकिन इस साल आमिर खान बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। बीते कुछ दिनों में आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म का प्रमोशन करते भी नजर आए थे। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। थोड़ा सैड गाना हो गया ना। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल जिगर दोनों घायल हुए, तीरे नजर दिल के पार हो गया। मुश्किल गाना है यार। हाँ सलमान, नहीं सलमान तो बहुत अच्छा गाते हैं और उनके कई गाने मैंने सुने भी हैं। ही इज अ वेरी गुड सिंगर, बहुत सुर में गाते हैं। एक्चुअली आई लव सिंगिंग, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है। तो करीबन 2 साल पहले मेरी गुरुजी हैं सुचेता भट्टाचार्य जी, जो बहुत ही कमाल की टीचर हैं। एंड आई एम रियली फाइंडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग सिंगिंग अंडर हर रियली अमेजिंग। बहुत मजा आ रहा है मुझे।